हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम बैक है हमारे डीबीएमएस के इस सीरीज में। अभी तक इस सीरीज में हमने टोटल 2 मॉड्यूल्स को कंप्लीट किया है, 2 लेक्चर्स लिए हैं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको उन 2 लेक्चर्स में बड़ा मजा आया होगा और जितने भी कंसेप्ट्स मैंने पढ़ाने की कोशिश की है उनको बड़े अच्छे से समझा होगा। उन 2 मॉड्यूल्स में हमने समझा डीबीएमएस क्या होता है, क्यों जरूरी है और आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने समझा कीज के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, डोमेन्स के बारे में और उसके साथ साथ ईआर मॉडल के अराउंड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्कस किया। आज हमारा लेक्चर 3 है डीबीएमएस सीरीज का, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कवर करने जा रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। मुझे पता है जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तो ये एक ऐसा चैप्टर था डीबीएमएस का जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता था। इसमें जो भी मेरा टीचर पढ़ा रहा था मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था ऑनेस्टली, और मुझे याद है जब मैंने इसके अराउंड एग्जाम दिया था तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स इसमें छोड़े थे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं थे। लेकिन आज के इस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ नॉर्मलाइजेशन में मैं सारे कंसेप्ट्स जो नॉर्मलाइजेशन के अराउंड है उनको कवर करूंगा और मेक श्योर करूंगा आपको जितने भी मार्क्स, जितने भी सवाल नॉर्मलाइजेशन में कभी भी कहीं पे भी आए, आप उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। आज की इस वीडियो में हमारा जो पार्ट 1 है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें हम सबसे पहले समझेंगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट, एनॉमली, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स, क्लोजर क्या होता है, एट्रीब्यूट क्लोजर, 2NF और 3NF, और इनके अराउंड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आप सब अपने नोट्स लेना, कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेक श्योर करना कि जितने भी कंसेप्ट इस नॉर्मलाइजेशन के अराउंड हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्यों चाहिए हमें। देखो, हम डेटाबेस क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने डेटाबेस में अपना डेटा जो है उसको स्टोर कर सकें। अगर मैं यहां पे एक सिंपल एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज मुझे एक कॉलेज का डेटाबेस बनाना है। अब इस कॉलेज के डेटाबेस में पिछले वीडियो में हमने समझा था एंटिटीज क्या होती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एंटिटीज हैं, एक है स्टूडेंट एंटिटी, दूसरा है मेरे पास कोर्स एंटिटी और तीसरा है मेरे पास लेट्स सपोज इंस्ट्रक्टर की एंटिटी। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटाबेस में जाऊंगा, स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, राइट। उसके बाद यहां पे कोर्स के लिए एक टेबल बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, राइट। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर के लिए मेरे पास आएगा कुछ टेबल कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसमें कुछ डेटा भी डालूंगा कुछ इस तरीके से, लेट मी सिंपली पुट सम सैंपल डेटा। मेरे पास यहां पे SID है, फिर मेरे पास S का नाम है, स्टूडेंट का नाम है और मे बी S की एज है। उसी तरीके से अगर मैं कोर्स की बात करूं, मेरे पास CID है, उसके बाद मेरे पास C का नाम है, कोर्स का नाम है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे पास इंस्ट्रक्टर की ID है और इंस्ट्रक्टर का नाम है। अब यहां पे जो भी डेटा है, लेट्स सपोज मेरे पास, मैं एक सैंपल डेटा लूंगा या 2 लेते हैं। मेरी ID है 01 और 02, नाम है A, नाम है B, एज है 10, 20। कोर्स ID है 001, 002, कोर्स नेम इज मैथ एंड DBMS। ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर भी मेरे पास है, लेट्स सपोज 0001, 0002, राइट। और इंस्ट्रक्टर का नाम है X एंड Y। अब आपके पास इस डेटाबेस में 3 टेबल्स हैं और आपको सिंपली एक क्वेरी लिखनी है जो सिंपली आपको बताएगा कि A का कोर्स कौन सा है और उस कोर्स का इंस्ट्रक्टर कौन है, राइट। क्या आप इस टेबल को खाली देख के वो बता पा रहे हो? द आंसर इज नहीं। अगर मैं यहां पे बताऊं कि मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर कौन है, अगर आप इसी कोर्स टेबल को खाली देखोगे आप वो आंसर नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बताओ ये इंस्ट्रक्टर जो है वो किस कोर्स को पढ़ाता है, आप नहीं बता पाओगे। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिलेशनशिप टेबल बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जो इन तीनों को आपस में मैप करेगा। लेट्स सपोज यहां पे SID आएगी, CID आएगी और इंस्ट्रक्टर ID आएगी। अगर मैं यहां पे लिखूंगा 01, 002 और 0001, तो इस टेबल से आपको पता चल रहा है कि जो 01 ID का स्टूडेंट है उसने क्या किया है, उसका कोर्स है मैथमेटिक्स, सॉरी DBMS, और उसका जो इंस्ट्रक्टर है वो है X। तो यहां पे आपको जॉइंस लगाने पड़ेंगे जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो रिलेशनशिप टेबल है ये आपको इन तीनों टेबल्स की एक रिलेशनशिप देता है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली आप नहीं देख पा रहे हो कि डेटा कौन सा रिलेटेड है, कैसे है, तो आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा या कुछ फॉरेन कीज का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जहां पे आप रिलेशनशिप देख पाओगे। अब इसी का सोल्यूशन काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं
सर हम एक काम क्यों नहीं करते, इंस्टेड कि हम 3 सेपरेट टेबल्स डेटाबेस में बनाए, इंस्टेड कि हम लेट सपोज जितने भी एंटिटीज है उनका अलग अलग टेबल बनाए अपने डेटाबेस में, लेट्स क्लब देम टुगेदर, एक ही टेबल में डेटा रखते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा डेटा को रिट्रीव करना। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मेरे पास अभी एक टेबल है जिसमें मैंने स्टूडेंट, कोर्स और इंस्ट्रक्टर, इन तीनों को क्या किया है, एक ही टेबल में रखा है। अब अगर आप इस टेबल को देखोगे, आपको मैं बताऊंगा मुझे बताओ एलिस का कोर्स कौन सा है, आप डायरेक्टली बता पाओगे। एलिस के 2 कोर्सेज हैं, एक है डीबीएमएस, दूसरा है क्या, सॉरी एक ही कोर्स है वो है डीबीएमएस, राइट। दूसरा कोई एलिस है जिसकी दूसरी स्टूडेंट आईडी है, तो ये एक ही एलिस है। एलिस का कोर्स है डीबीएमएस। अगर मैं इस टेबल को देख के बताऊं मुझे बताओ उसका इंस्ट्रक्टर कौन है, तो आप बताओगे जो एलिस ने कोर्स लिया है डीबीएमएस उसका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर स्मिथ है, और आप उस डॉक्टर स्मिथ का फोन नंबर भी निकाल पा रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारे पास कोई रिलेशनशिप टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्टली इसी टेबल में जिसमें तीनों के तीनों एंटिटीज को मैंने एक साथ रखा है, रिलेटेड डेटा को एक ही टेबल में रखा है, तो अब मैं कोई भी चीज रिट्रीव कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम यहां पे आती है और उधर ही नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट भी आता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी साइड से पूरा का पूरा ध्यान यहां पे रखो। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, मुझे बताओ कि क्या आप इसमें एक नया कोर्स ऐड कर सकते हो, तो आप बोलोगे हां सर मैं यहां पे एक 4th रो बनाऊंगा जहां पे मैं एक नया कोर्स ऐड करूंगा, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स, है ना, कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपको ये कोर्स ऐड करना है ना, आपको जरूरी है कि आप इसके साथ उसका स्टूडेंट भी अलाइन करो, इस कोर्स के साथ उसका इंस्ट्रक्टर भी अलाइन करो, और इस इंस्ट्रक्टर का एक फोन नंबर भी डालो। लेकिन हो सकता है ना कि जब मैं कोर्स को यहां पे ऐड कर रहा हूं उस टाइम पे मेरे पास कोई स्टूडेंट ही ना हो, तो इसको कहते हैं इंसर्शन एनोमली, कि मेरे पास जब सारा का सारा डेटा एक ही साथ हो, जब मैंने रिलेटेड डेटा को एक ही टेबल में डाला, उस केस में मेरे पास एक सिंपल इशू आ रहा है। सबसे पहले इंसर्शन एनोमली। What if we want to add a new course, say AI or any other course taught by Dr. Kumar, but no student has enrolled it? तो जब उसमें स्टूडेंट है ही नहीं एनरोल, तो क्या आप उसको इधर ऐड कर सकते हो? आंसर इज नो, राइट, क्योंकि आपको यहां पे स्टूडेंट ऐड करना होगा तभी आप उसको कोर्स ऐड करोगे, तो इंसर्शन एनोमली आ गई। उसके बाद दूसरा, अगर आप देखोगे मेरे पास सेम डेटा रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेशन है, और इमेजिन करो कि मेरे पास इसी टेबल को मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा, तो कितना डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे लेट्स सपोज 30 बच्चों का है डीबीएमएस, 30 बच्चों के सामने डॉक्टर स्मिथ होगा, 30 बच्चों के सामने उनका फोन नंबर होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर स्मिथ ने अपना फोन नंबर को अपडेट किया है, तो डॉक्टर स्मिथ 30 जगह है, तो 30 जगह पे आपको अपडेशन करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अपडेशन एनोमली, कि जब मेरे पास रिलेटेड डेटा एक ही टेबल में है तो वहां पे डुप्लीकेशन होगी। तो वहां पे मेरे पास इस केस में अगर मुझे फोन नंबर को अपडेट करना होगा, मुझे उसको 30 जगह पे अपडेट करना होगा। तो एक तो थी इंसर्शन एनोमली, दूसरी थी मेरे पास क्या, अपडेशन एनोमली। फिर है डिलीट। व्हाट इफ लेट्स सपोज मेरे पास इस टेबल के हिसाब से बॉब ने डीबीएमएस लिया है या एलिस ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है, लेट्स सपोज इस एलिस बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्रॉप किया, तो मुझे ये रो डिलीट करना होगा। लेकिन क्या मैं चाहता था इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर डेटा भी डिलीट करना? नहीं। तो इसकी वजह से सिंस इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्रॉप किया, मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर का जो डेटा है उसको भी लूज कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं, डिलीशन एनोमली। क्या कहते हैं, डिलीशन। तो 3 तरह की एनोमली होती है इस केस में, जब मैं रिलेटेड डेटा को एक ही टेबल्स में फिल करने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन होती है, रिडंडेंसी काफी ज्यादा इसमें होती है, राइट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो है इंसर्शन, दूसरा है अपडेट, तीसरा है डिलीशन। ठीक है, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा कि क्या हो रहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन देखा, लेकिन सॉल्यूशन में हमने समझा कि क्या है मेरे पास इशू, मेरे पास डुप्लीकेशन काफी ज्यादा हो रही है और उसकी वजह से ये 3 एनोमलीज हो रही है। और वही यहां पे लिखा है कि इंसर्शन एनोमली होती है तब जब वी कैन नॉट इंसर्ट न्यू डेटा विदाउट इंसर्टिंग सम अदर रिलेटेड डेटा। दैट्स व्हाट इंसर्शन मींस। इन दिस केस, इफ स्टूडेंट डिटेल्स and course details are stored in the same table,
कोर्स इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और आप ये बाकी खुद पढ़ लेना, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मेरे पास है अपडेट एनॉमली। ये कब होती है? इट ऑकर्स व्हेन द सेम डेटा इज रिपीटेड इन मल्टीपल रोज एंड मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल ऑफ देम। इस केस में अगर आप यहां पे देखोगे, मेरे पास सेम डेटा रिपीट है, सेम डेटा रिपीट है। इमेजिन करो 30-40 स्टूडेंट्स के पास डीबीएमएस है, तो कितना ज्यादा रिपीटेशन होगा। इस एनॉमली को हम कहते हैं अपडेट एनॉमली। डिलीट एनॉमली क्या है? ये तब होती है जब आप एक रिकॉर्ड को अनइंटेंशनली डिलीट करते हो, लेकिन उसकी वजह से आप you end up deleting other important data as well. And in this case मैंने आपको बोला कि अगर एक स्टूडेंट ने एक कोर्स ड्रॉप किया, उसको तो एक कोर्स ड्रॉप करना था, लेकिन आपने उसकी इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन भी लूज कर दी और आपने उसका नंबर भी लूज कर दिया। अब इन्हीं तीनों का सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बोलता है कि आप एक काम करो, जो आपका एक टेबल जहां पे रिलेटेड डेटा एक ही जगह है, आप एक ही जगह नहीं करो, आप उनको डिवाइड करो, डिकंपोज करो उनको छोटे छोटे टेबल्स में। उसी को तो नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वायर वी ब्रेक ए बिग मेसी टेबल इनटू स्मॉलर वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स व्हाइल कीपिंग द डेटा कंसिस्टेंट एंड कनेक्टेड। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक मेसी टेबल है, आपने उसको ऐसे ही बिना कुछ दिमाग में रखते हुए ब्रेक कर दिया। नहीं, प्रॉपर तरीके से ब्रेक करना होता है। सब कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होती है, वो सब नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है। तो नॉर्मलाइजेशन सिंपली है ऑर्गेनाइज डेटा विदाउट रिडंडेंसी और एनॉमलीज। तो नॉर्मलाइजेशन हमें हेल्प करता है इन्हीं एनॉमलीज को अवॉइड करने में, चाहे वो इंसर्शन हो, डुप्लीकेशन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, रिडंडेंसी हो। तो ये जितना भी है उसमें हमें सॉल्व हेल्प करता है कौन? नॉर्मलाइजेशन। अब अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है, वो ये है: नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा into multiple related tables to reduce the redundancy and avoid anomalies, ताकि हम इन anomalies से बचें और डुप्लीकेशन से भी बचें। और why normalization? ये है कुछ एडवांटेजेस। इट रिमूव्स डुप्लीकेट डेटा, protects data integrity, makes updates, insertion and deletion safe and improves database efficiency। ये सब कैसे होता है आप देखोगे जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो बिग मेसी टेबल है, यहां पे इस बिग मेसी टेबल को हम ब्रेक करेंगे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड रिलेटेड टेबल्स में। तो जो मेरा पहले जहां से मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, वही इसका सॉल्यूशन भी है। तो मेरे पास स्टूडेंट का अलग टेबल होगा, कोर्स का अलग टेबल होगा और इंस्ट्रक्टर का अलग टेबल होगा, और एक और टेबल होगा जिसको हम रिलेशनशिप टेबल बोलेंगे। अगर आप इसमें बोलोगे कि मुझे एक स्टूडेंट को ऐड करना है, आप कर सकते हो बिंदास तरीके से। यहां पे थर्ड रो ऐड, ना कोई टेंशन, ना ये रिलेटेड में है किसी के, ना कुछ। तो यहां पे प्रॉपर्ली इंसर्शन एनॉमली खत्म हो गई। उसके साथ साथ मुझे यहां पे कोर्स भी ऐड करना है, आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस कोर्स का कोई स्टूडेंट हो। यहां पे C3 ऐड कर दिया और मैं यहां पे मैथ कर दूंगा, बढ़िया तरीके से ये भी चलेगा। इसी तरीके से मुझे यहां पे डॉक्टर ली का नंबर अपडेट करना है, तो आप सिंपली यहां पे जाओगे, खाली एक ही जगह पे मेरे पास इंस्ट्रक्टर की डिटेल है, आप उसको अपडेट करोगे। मुझे एक स्टूडेंट को, एक कोर्स को, एक इंस्ट्रक्टर को डिलीट करना है, खाली उसी को डिलीट करोगे। और यहां पे इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कोई रिलेटेड डेटा को डिलीट नहीं कर रहे हो जो इसके अराउंड है। तो ये मेरे पास है नॉर्मलाइज्ड टेबल्स, जो मैंने अपने बिग मेसी टेबल को डिवाइड किया अपने नॉर्मलाइज्ड टेबल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन क्या करता है और क्यों हमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए। ये एक बेसिक आइडिया था। अब जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना, हमारे पास क्या होगा? एक बिग मेसी टेबल होगा। डू वी ऑल एग्री? ऑफ कोर्स यस। और इसी बिग मेसी टेबल को हम ब्रेक करेंगे मल्टीपल स्ट्रक्चर टेबल्स में। अब जितने भी मल्टीपल स्ट्रक्चर टेबल्स हैं, हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे, किस तरीके से इस मेसी टेबल को ब्रेक करेंगे, कितने फॉर्म्स में ब्रेक करेंगे, तो वो हमें नॉर्मलाइजेशन उसका आंसर देता है। और हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 पढ़ेंगे: फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड उसके साथ साथ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं BCNF, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम 1NF, 2NF और 3NF को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। यहां पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सबसे बेसिक है
और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अराउंड कभी कोई क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ सकता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि आपके पास एक डेटाबेस का टेबल है। अब उस डेटाबेस टेबल में कोई कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम्स है, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, और उस कॉलम का जब आप वैल्यूज देखोगे वो है मल्टी वैल्यूड। ये अलाउड नहीं है। अगर आपको अपनी क्वेरीज, रिट्रीवल, एनोमलीज को रिमूव करना है तो सबसे पहला टारगेट आप रखोगे, आप ये चीज अलाउ नहीं करोगे, नॉट अलाउड। आप इसको एटॉमिक बनाओगे, एटॉमिक इन नेचर, कि ये सिंगल वैल्यू रहना चाहिए। तो जितने भी मेरे पास कॉलम्स हैं जिसके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, अगर वो नॉट एटॉमिक हैं तो हम बोलेंगे हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, जरा मुझे बताओ, अगर यहां पे 100-200 स्टूडेंट्स होंगे, इसी तरीके से मैं हर किसी स्टूडेंट के 3-3, 4-4 कोर्स लिखूंगा, उसने क्या क्या लिया है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डीबीएमएस है। क्या आप इस टेबल के हिसाब से उसको निकाल पाओगे? द आंसर इज नहीं। तो इसी का सोल्यूशन क्या है कि हम इसको एटॉमिक नेचर में कन्वर्ट करेंगे। और जब मेरे पास, अब अगर इस कॉलम को मैं देखूंगा, मेरे पास इसके वैल्यूज क्या है, सिंगल वैल्यूड है, और अब मेरे पास एटॉमिक नेचर में है, तो मैं बोलूंगा ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। एवरी सेल हैज ए सिंगल वैल्यू। अब अगर मैं बताऊंगा कि डीबीएमएस के कितने स्टूडेंट्स हैं, आप बोलोगे 2, या अब मेरे पास ये इजी हो गया। दूसरे एग्जांपल यहां पे देखते हैं। इस केस में मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर्स का, मेसी टेबल है। इसमें प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे ना, ये एटॉमिक नेचर में नहीं है। अब अगर मैं यहां पे बताऊं कि किसने कीबोर्ड लिया है, किसने मेरे पास चार्जर लिया है, और इमेजिन करो बहुत बड़ा टेबल है, मल्टी वैल्यूड वैल्यूज हैं इस प्रोडक्ट्स कॉलम पे, आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसको अगर मुझे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इनको सिंपली सिंगल सेल वैल्यू बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे सिंगल सेल वैल्यू है, और इस केस में आप क्या करोगे काम, अब आपको कोई बताएगा कि लैपटॉप्स के कितने ऑर्डर्स हैं, आप इजीली बता पाओगे। तो मेरे पास जो मल्टी वैल्यूड कॉलम था उसको मैंने एटॉमिक कॉलम बनाया। अब मैं कह सकता हूं ये जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है ना? आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो ये है फॉर्मल डेफिनेशन। एक रिलेशन आर या एक टेबल, उसको मैं तब बोलूंगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है जब उस टेबल में हर कोई कॉलम कंटेन्स ओनली एटॉमिक इंडिविजिबल वैल्यूज। देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड ईच रिकॉर्ड रो इज यूनिक। In short, one cell is one value. Why do we need 1NF? It allows us to avoid messy and unstructured data, makes query faster and easier, removes data anomalies, not completely. वो हम देखेंगे कि कैसे हम सारी anomalies को remove करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो यहां पे allow करता है, and it creates a clean foundation for higher normal forms. I hope this makes sense. तो अभी तक हमने first normal form को बड़े अच्छे से समझा, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आने वाले जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, 2NF, 3NF, BCNF या 4NF, उन सबको समझने के लिए हमें इस पूरी नॉर्मलाइजेशन का एक फाउंडेशनल कंसेप्ट समझना होगा। और मुझे लगता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर कहीं पे हैं वो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज में। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है। देखो, जब हम अपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं ना, मैंने आपको अभी बताया इट डज नॉट कंप्लीटली गारंटी कि ये आपको एनोमली से अवॉइड करेगा, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टेबल्स को बड़े नॉर्मल फॉर्म्स में लाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा नॉर्मल फॉर्म उतनी बेटर एनोमली से बचाओ हमारे पास टेबल्स की। तो इसीलिए हमें समझना है डिपेंडेंसीज। अब टेबल्स रिलेशंस के रिलेटेड जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात करेंगे, वो हमें सिंपली आंसर करता है कि कॉलम्स जो है एक रिलेशन में, टेबल में, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। एक कॉलम कितनों को डिफाइन कर रहा है यूनिकली, वो हम समझेंगे। सो फंक्शनल डिपेंडेंसीज टेल अस विच कॉलम डिटरमाइंस अनदर कॉलम। इसी तरीके से if one attribute uniquely decides the value of another, अगर एक एट्रीब्यूट आपके पास है जो यूनिकली बताता है आपको दूसरे एट्रीब्यूट का वैल्यू,
तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में एक डिपेंडेंसी है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको अभी समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे इस टेबल की एग्जाम्पल लूं, मेरे पास रोल नंबर है, मेरे पास नेम है, मेरे पास डिपेंडेंसी है। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इस टेबल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, रोल नंबर अगर आपको पता है, रोल नंबर अगर आपको पता है, तो इसका वैल्यू, यूनिक वैल्यू 101 ये हमेशा आपको राहुल ही देगा, 102 ये हमेशा आपको प्रिया ही देगा, 103 ये हमेशा आपको अंकित ही देगा। क्या मैं बता सकता हूं रोल नंबर आपको यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है नेम को, तो इसी को हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि ये एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है नेम को, इसका यूनिक वैल्यू हमेशा सेम वैल्यू देगा नेम का। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं, अगर आपको रोल नंबर पता है एक स्टूडेंट का, इस रोल नंबर का यूनिक वैल्यू हमेशा आपको उसका एक डिपार्टमेंट देगा, हमेशा सेम डिपार्टमेंट देगा। यस और नो? 101 का हमेशा सीएसई ही रहेगा, 102 का हमेशा ईसी ही रहेगा, 103 का हमेशा सीएसई रहेगा। तो इसका मतलब है रोल नंबर फंक्शनली डिटरमाइंस डिपार्टमेंट। So a column or set of columns is said to functionally determine another column if knowing the first one lets you uniquely know the second one. तो यहां पे इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, x functionally determines y। तो आपको इसका वैल्यू अगर पता है तो यह आपको यूनिकली बताएगा y का वैल्यू उसी टेबल, उसी रिलेशन के अंदर। x डिटरमाइंस y। आई होप आपको समझ आ गया होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब यहां पे क्या है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसमें एक टेबल है, डिपार्टमेंट, एचओडी, स्टूडेंट। क्या मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं यहां पे ना एक सिंपल अपने हिसाब से एक डिपेंडेंसी बनाता हूं कि मेरा जो कंप्यूटर साइंस एट्रीब्यूट है ये हमेशा फंक्शनली डिटरमाइन करेगा स्टूडेंट को, क्या ये हमेशा ट्रू है? देखते हैं। मेरे पास, सॉरी नॉट सीएसई बट डिपार्टमेंट फंक्शन डिटरमाइन स्टूडेंट। एग्जांपल देखते हैं, सीएसई ये मुझे बताता है कि स्टूडेंट का नाम राहुल है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, एक और सीएसई है, तो सेम वैल्यू लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड से ये मुझे दो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, तो ये एक फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। इस केस में अगर मैं बताऊं कि डिपार्टमेंट, अगर मैं बताऊं फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है एचओडी को, तो ये एक बहुत अच्छी डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस का एचओडी हमेशा सीआर राव ही होगा, डॉक्टर राव ही होगा, सॉरी। तो ये एक अच्छी डिपेंडेंसी है, वैलिड डिपेंडेंसी है। ऑन द अनदर हैंड अगर मैं बताऊं डिपार्टमेंट डिटरमाइन स्टूडेंट, ये एक डिपेंडेंसी नहीं है। इस केस में फंक्शनल डिपेंडेंसीज मस्ट ऑलवेज मीन यूनिक डिटर्मिनेशन, जो इस केस में मेरे पास नहीं है। लेफ्ट साइड तो सेम है, लेकिन राइट साइड में मेरे पास सेम वैल्यू नहीं है। लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम है, बहुत अच्छी डिपेंडेंसी है, और वो हमेशा 100% ट्रू रहनी चाहिए। अब यहां पे समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। हमेशा याद रखना, कुछ टाइप्स होती हैं, कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछते हैं, एक्सप्लेन फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सबसे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या बोलता है? ट्रिवियल सिंपली बोलता है कि आपके पास जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनमें आपको देखना है सिंपली ट्रिवियल कौन है, नॉन ट्रिवियल कौन है। तो ट्रिवियल एक फंक्शन डिपेंडेंसी तब है जब राइट हैंड साइड ऑलरेडी पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड का। मतलब मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल एक्स वाई डिटरमाइंस एक्स, तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, तो इस केस में ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस केस में रोल नंबर और नेम को मिला के रोल नंबर ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, तो राइट हैंड साइड इज पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो इस केस में मेरे पास ये ट्रिवियल बन रही है। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं रोल नंबर कॉमा नेम फंक्शनली डिटरमाइंस नेम, तो ये भी हमेशा ट्रू ही रहेगी, और इस केस में भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, तो ये डिपेंडेंसी, इस तरह की डिपेंडेंसी को हम क्या कहेंगे? ट्रिवियल कहेंगे। और नॉन ट्रिवियल उसी का अपोजिट है, डिपेंडेंसी इज नॉट ट्रिवियल इफ राइट हैंड साइड इज नॉट पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। एक्स फंक्शन डिटरमाइंस वाई, ये एक नॉन ट्रिवियल है। पी फंक्शन डिटरमाइंस क्यू, ये एक नॉन ट्रिवियल है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट नहीं है। तो इस केस में अगर मैं बताऊं रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, तो ये एक नॉन ट्रिवियल है। अब है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जब आपका एट्रीब्यूट डिपेंड करता है पूरी कंपोजिट की पे, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल
इन दिस केस अगर आप देखोगे मेरे पास जो कंपोजिट कैंडिडेट की है, कंपोजिट की है वो है स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। स्टूडेंट आईडी एक यूनिक की नहीं है, कोर्स आईडी सेपरेटली एक यूनिक की नहीं है, इन दोनों को मिला के एक की बनती है। और हमें पता है जब दोनों या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के की बनाते हैं उसी को हम कंपोजिट की कहते हैं। और इस केस में मेरे पास जो फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स आईडी डिटरमाइंस ग्रेड। तो यहां पे जो ग्रेड है ना, ये पूरी की पूरी की पे डिपेंड करता है, होल कंपोजिट की पे। इस तरह की डिपेंडेंसी को फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी अगर मैं बोलूंगा वो होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इस पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को समझाने से पहले मैं आपसे ना एक सिंपल कंसेप्ट शेयर करता हूं यहां पे, ठीक है ना। मेरे पास लेट्स सपोज एक रिलेशन है जिसमें है a, b, c, d। अब इस टेबल के हिसाब से आपको दिया गया है कि इसकी जो कैंडिडेट कीज हैं, दो कैंडिडेट कीज हैं, एक है ab, दूसरा है bc। सो दिस इज माई कैंडिडेट की 1, दिस इज माई कैंडिडेट की 2, राइट। और जो इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जितने भी एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट कीज का पार्ट होती हैं, ये एट्रीब्यूट है, ए एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट, सी एट्रीब्यूट, डी एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट होंगे उनको हम कहेंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स। क्या कहेंगे? प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो इस केस में प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन है इस रिलेशनशिप के हिसाब से? ए, बी, सी। उसके बाद जितने भी बाकी एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट कीज का पार्ट नहीं है उनको हम कहेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस केस में डी है। अब अगर ये क्यों पढ़ाना था? क्योंकि मैं आपको पार्शियल डेफिनेशन, पार्शियल डिपेंडेंसी की पूरी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन पार्ट ऑफ ए कंपोजिट की। मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे इस टेबल के हिसाब से मेरे पास जो कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की है स्टूडेंट की आईडी कॉमा मेरे पास कोर्स की आईडी, यही है ना। ये एक कंपोजिट की है। अब यहां पे आपकी अगर कोई डिपेंडेंसी है कुछ इस तरीके से, x डिटरमाइंस y, इस डिपेंडेंसी को मैं पार्शियल डिपेंडेंसी तब बोलूंगा जब x पार्ट होगा किसका? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, नॉट कैंडिडेट की इटसेल्फ बट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, और y होगा मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सिंपल एज दैट। तो अगर मैं इस तरीके से एक डिपेंडेंसी बनाऊंगा कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की फंक्शनली डिटरमाइंस मेरे पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, अगर इस तरह की डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है, एक रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में मैं बताऊंगा कि ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। इस केस में देखो मेरा स्टूडेंट आईडी क्या है? एक कैंडिडेट की है विद कोर्स आईडी, कंपोजिट कैंडिडेट की है, तो दोनों को मिला के कैंडिडेट की बनती है। इसका पार्ट क्या है? स्टूडेंट आईडी है, और इसका पार्ट क्या है? कोर्स आईडी। और डिपेंडेंसी है स्टूडेंट आईडी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच इज स्टूडेंट नेम। तो इस केस में इस डिपेंडेंसी को मैं बोलूंगा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसमें हम बाद में भी आएंगे, अभी तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम ले ली कि डेफिनेशन क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी की। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी, मतलब कि मेरे पास एक डिपेंडेंसी दी गई होगी x गिव्स मी y, उसके बाद एक और डिपेंडेंसी दी गई होगी y गिव्स z। तो इसका मतलब यह है कि x डिटरमाइंस y डिटरमाइंस z। तो ट्रांजिटिव बताता है कि इन दोनों से आप डिड्यूस कर सकते हो x ऑल्सो डिटरमाइंस z, और इस डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी। आपको दी नहीं गई होगी, ये आपको इन दोनों से निकल रही है, तो x ऑल्सो डिटरमाइंस z। इस तरह की डिपेंडेंसी को इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी कहते हैं या इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। इस केस में इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी वन एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर विच डिपेंड्स ऑन अनदर। तो आप यहां पे ट्रांजिटिव के हिसाब से अगर इस डिपेंडेंसीज को देखोगे तो रोल नंबर डिटरमाइंस डिपार्टमेंट, देन डिपार्टमेंट डिटरमाइंस एचओडी। तो हम बोल सकते हैं रोल नंबर आल्सो डिटरमाइंस एचओडी। आई होप दिस मेक्स सेंस। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। अब यहां पे आपके लिए एक टेबल है, इस टेबल के डेटा को समझना है। आप सबके लिए एक होमवर्क है कि इस टेबल के डेटा को समझो। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, डिपार्टमेंट, और आपको ट्रिवियल निकालना है, नॉन ट्रिवियल निकालना है, फुल फंक्शनल, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये आप सबका होमवर्क है। आप मुझे लिंक्डइन पे इसका आंसर दे सकते हो। आप लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालो कि ये एक टेबल है, उसमें ये ट्रिवियल है, ये नॉन ट्रिवियल है, ये
फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, पार्शियल ट्रांजिटिव है, मुझे टैग करके। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका सोल्यूशन भी है लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमने अभी तक समझा डिपेंडेंसीज क्या होती है। अब डिपेंडेंसीज रिलेशन के हिसाब से आपको दी गई होंगी, अगर दी नहीं गई होंगी आपको टेबल को का डेटा देखना और उस डेटा के हिसाब से आपको डिपेंडेंसीज को एक्सट्रैक्ट करना है, खुद समझना है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है इस पॉइंट पे, उनको कहते हैं आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स एंड एट्रीब्यूट क्लोजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझना, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए। तो समझते हैं पहले आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स क्या होते हैं। देखो आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स कुछ रूल्स हैं। आपके पास एक टेबल होगा या एक रिलेशन होगी और आपको दी गई होंगी कुछ डिपेंडेंसीज। अब लेट्स सपोज आपके पास रिलेशन जो भी है उसकी 3 डिपेंडेंसीज हैं, तो क्या इसका मतलब है इस पूरे टेबल में 3 ही डिपेंडेंसीज है? द आंसर इज नहीं, 3 ही हो सकती हैं, लेकिन उन 3 डिपेंडेंसीज को यूज करके आप कुछ और डिपेंडेंसीज भी निकाल सकते हो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, और उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स, जो आपको सिंपली अलाउ करती हैं डिराइव करना नई एफडीज, नई फंक्शनल डिपेंडेंसीज फ्रॉम दी वंस गिवन। तो इसके लिए हमें आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स लगते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी सिंपली बोलता है कि आपके पास एक एक्स है, कोई भी एक्स, और इस एक्स का एक सबसेट है जो है वाई। सो वाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। सिंपल, वाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब यह है कि एक्स हमेशा उस वाई को डिटरमाइन करेगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक एक्स कॉमा वाई है। अब ये एक, लेट मी गिव ए बेटर एग्जांपल, मैं इसको इरेज करता हूं, मैं एक बेटर एग्जांपल देता हूं। लेट मी सपोज एक्स जो मेरे पास है ना वो है ए बी ओवर हियर। अब इसका प्रॉपर सबसेट अगर मैं बताऊं, प्रॉपर सबसेट कौन है? ए है, और उसका प्रॉपर सबसेट क्या है? बी है। तो मैं सिंपली बताऊंगा कि इस केस में जो ए बी है वो हमेशा डिटरमाइन करेगा ए को, ए बी जो है वो हमेशा डिटरमाइन करेगा बी को। तो इसका मतलब है ए बी जो है वो खुद को हमेशा डिटरमाइन करेगा, और इसी रूल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी रूल, दैट इफ वाई इज सबसेट ऑफ एक्स देन एक्स ऑलवेज डिटरमाइंस दोज वाइज। तो इस केस में मेरे पास एक्स है स्टूडेंट आईडी नेम, और वाई है इसका नेम, वाई है स्टूडेंट आईडी बी। तो मैं इस रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से बोलूंगा स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम फंक्शनली डिटरमाइंस नेम। ऑल्सो आई कैन राइट द स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम ऑल्सो फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट? स्टूडेंट आईडी। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो रिफ्लेक्सिविटी है। सिंपल याद रखना, हर कोई एट्रीब्यूट अपने आप को फंक्शन डिटरमाइन करता ही करता है। सिंपल, इसका यही एक्सप्लेनेशन है। A set always determines its own subset. If the attribute is already in the set, it's automatically determined. दूसरा है augmentation. Augmentation simply बताता है कि आपके पास एक डिपेंडेंसी है x जो डिटरमाइन कर रहा है y को। अब एक और एट्रीब्यूट है z, वो आप दोनों साइड से ऐड कर सकते हो, और ये डिपेंडेंसी तब भी 100% ट्रू रहेगी। तो मैं यहां से भी z ऐड कर सकता हूं, यहां से भी z ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल अगर लूं, मेरे पास स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमाइन कर रहा है नेम को। मैं अगर चाहूं तो मैं दोनों साइड से डिपार्टमेंट को ऐड करूंगा, वो 100% करेक्ट रहेगा। तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट मेरे पास हमेशा डिटरमाइन करेगा किसको? नेम को कॉमा डिपार्टमेंट को। तो इसी रूल को, इसी आर्मस्ट्रांग एक्सियम को हम कहते हैं ऑगमेंटेशन, कि दोनों साइड से आप एक ऑगमेंट करते हो, लेकिन दोनों साइड से सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। Adding the same attribute to both sides of dependency does not break it and useful when combining attributes. तीसरा है मेरे पास ट्रांजिटिविटी। ऑलरेडी मैंने बताया कि ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी अगर सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इससे मैं निकाल सकता हूं कि ए सी को भी डिटरमाइन कर रहा है यूजिंग ट्रांजिटिविटी। तो वही है, इफ एक्स गिव्स वाई एंड वाई गिव्स जेड देन एक्स फंक्शन डिटरमाइंस जेड। तो इस केस में स्टूडेंट आईडी नेम को दे रहा है, नेम डिपार्टमेंट को दे रहा है। तो ट्रांजिटिविटी आर्मस्ट्रांग रूल के हिसाब से मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट को निकाल रहा है। इफ एक्स डिटरमाइंस वाई, वाई डिटरमाइंस जेड, then x indirectly determines z. Think of it like a chain, right? उसके बाद है डीकंपोजिशन रूल। डीकंपोजिशन का मतलब सिंपल है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा है तो आप उसको डीकंपोज कर सकते हो। आप इसी को लिख सकते हो कि ये दो डिपेंडेंसीज हैं, x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस z। तो सिंपली मेरे पास x जो है वो y z दे रहा है, तो इसको मैं इन दो डिपेंडेंसीज में डिवाइड कर सकता हूं। ये है मेरे पास क्या? डीकंपोजिशन रूल।
एक्स डिटरमाइंस वाई, एक्स डिटरमाइंस जेड। इसी का उल्टा है जिसको हम कहते हैं यूनियन रूल। यूनियन बोलता है कि अगर आपके पास ये दो डिपेंडेंसीज हैं तो आप इनको वापस यूनियन कर सकते हो, और इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा। सिंस इन दोनों डिपेंडेंसीज में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को आप यूनियन कर सकते हो। तो वही है मेरे पास यूनियन। उसका उल्टा डिकंपोज करता है, यूनियन यूनियन करता है। ठीक है ना? आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल। स्यूडो ट्रांजिटिविटी बताता है आपके पास ऑलरेडी दो डिपेंडेंसीज गिवन है, वो ट्रू है। इफ एक्स इज गिव्स मी वाई, वाई जेड गिव्स मी डब्ल्यू, तो आप इस वाई जेड में इस वाई को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। एक्स गिव्स यू वाई, वाई जेड गिव्स यू डब्ल्यू, तो एक्स जेड गिव्स यू डब्ल्यू, ये भी ट्रू है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हो। स्यूडो ट्रांजिटिविटी हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स के सवाल डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। कभी कभी 10 मार्क्स के भी आते हैं। जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स के सवाल होंगे ना, जहां पे आपको नॉर्मल फॉर्म्स में अपने टेबल्स को कन्वर्ट करना होगा, उनमें आपको एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना होता है। तो एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है, चलिए समझते हैं। मेरे पास लेट मी सिंपली गिव यू एक रिलेशन है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और आपको एक डिपेंडेंसी दी गई है, ए गिव्स मी बी गिव्स मी सी, और ए गिव्स मी डी। कुछ डिपेंडेंसीज कुछ इस तरीके से। अब यहां पे आप जितने भी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, आप उनका कोई भी कंबीनेशन निकालो, उसका एक एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल सकते हो। एट्रीब्यूट क्लोजर सिंपली होता है एक एट्रीब्यूट का या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का वो कितने और एट्रीब्यूट्स को फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है, उनका सेट, उसको एट्रीब्यूट क्लोजर कहते हैं। ऑल एट्रीब्यूट फंक्शन डिटरमाइंड बाय गिवन सेट एक्स, और इसको हम एक्स प्लस एक्स बार प्लस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे बताऊं ए प्लस, ए का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है, तो आपको सिंपली निकालना है कि ए का एट्रीब्यूट क्लोजर, ए किस किस को डिटरमाइन फंक्शन कर रहा है, उनका सेट बनाओ। तो यहां पे रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से अपने आप को तो ये डिटरमाइन करेगा ही करेगा, तो ए है। इस डिपेंडेंसी के हिसाब से बी को भी कर रहा है। फिर क्या ए सी को कर रहा है? डायरेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन यूजिंग ट्रांजिटिविटी में बताऊंगा कि ए सी को कर रहा है। या मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर यहां पे ए और बी है, सिंस बी यहां पे ऑलरेडी है, तो बी की आप डिपेंडेंसीज यहां पे लिख सकते हो। तो बी किसको दे रहा है? बी सी को दे रहा है। और क्या ए किसी और को डिटरमाइन कर रहा है? डी को कर रहा है। तो ये जो मेरे पास सेट है ना, ये ए का एट्रीब्यूट क्लोजर है, कि ए से आप इन सब एट्रीब्यूट्स को फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं बी का क्लोजर निकालूंगा, तो बी का क्लोजर क्या है? रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से बी तो है ही है। बी से आप किधर किधर जा पा रहे हो? सी पे जा रहे हो, तो ये मेरे पास आ गया। अब बी या सी या बी सी को मिला के किसी और जगह पे आप पहुंचते हो, द आंसर इज नो अकॉर्डिंग टू दीज डिपेंडेंसीज। तो इस केस में बी का क्लोजर यही रहा। आप चाहो तो ए बी का क्लोजर मिला के निकाल सकते हो। सिंस ए का क्लोजर ए बी सी डी है, आप इसमें कोई भी एट्रीब्यूट डालो, दोनों साइड से डाल सकते हो, वो मुझे पता है, तो ये भी ए बी सी डी ही देगा, नॉट मोर देन दैट। तो इसको हम कहते हैं ए बी क्लोजर। तो अगर 4 मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें आप ए क्लोजर निकाल सकते हो, बी क्लोजर निकाल सकते हो, सी क्लोजर डी, ए बी क्लोजर, ए सी क्लोजर, ए डी क्लोजर, ए बी सी क्लोजर, ए बी डी क्लोजर, बी सी डी क्लोजर, ए सी डी क्लोजर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी सारे क्लोजर्स निकाल सकते हो। इवन ए बी सी डी का भी क्लोजर अगर मैं बोलूं, वो भी हमें निकालना है। तो इसका मतलब सिंपली कि इन एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से आप कहां कहां पहुंच पा रहे हो, अगर आप वो चीज निकालो तो वो उसी का एट्रीब्यूट क्लोजर है। स्टार्ट विद एक्स प्लस, then apply all functional dependencies, use Armstrong axioms, add new attributes to x plus and repeat until no new attributes can be added. एग्जाम्पल मेरे पास यही है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है, इसका एट्रीब्यूट क्लोजर मैंने आपको दिखाया। एक और एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। मेरे पास एक रिलेशन है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और ये फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं। तो अब अगर मुझे इसमें ए क्लोजर निकालना है, आपको बताया गया है ए क्लोजर निकालो, बी क्लोजर निकालो, ए बी क्लोजर निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से ए तो मिलेगा ही मिलेगा। ए इस डिपेंडेंसी के हिसाब से ये बी को दे रहा। अब बी है तो बी किसको निकालेगा? सी को निकालेगा। क्या सी डी को निकाल रहा है? नहीं। डी किससे निकल रहा है? ए सी। ए सी तो यहां पे है, तो इसका मतलब है डी भी निकलेगा।
है ना, ए सी इस एट्रीब्यूट क्लोजर में है तो उसके हिसाब से ये डिपेंडेंसी भी वैलिड है, और डी मेरे पास ई निकाल रहा है। तो ए का क्लोजर है सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। अगर मैं बी क्लोजर निकालूं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से बी तो मिलेगा ही मिलेगा। बी मुझे दे रहा है सी, क्या मुझे कोई और बी से निकल रहा है, सी से निकल रहा है, या बी सी से निकल रहा है? द आंसर इज नहीं। तो बी का क्लोजर बी सी ही है। अब अगर मैं यहां पे निकालूं ए सी का क्लोजर, ए सी रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से ए सी तो देगा ही देगा, और मुझे ए बी दे रहा तो बी तो आएगा ही आएगा। ए सी डी दे रहा है तो डी आएगा, और फिर मेरे पास डी ई दे रहा है, ई आएगा। तो ए सी का क्लोजर ये 5 है। इसी तरीके से आप कोई भी क्लोजर इसमें निकाल सकते हो, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसका क्लोजर निकाल सकते हो। अब यहां पे फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या होती है वो हमने समझा। आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स क्या होते हैं जिनसे हम नई डिपेंडेंसीज को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द ओल्ड वंस, उनको हमने समझा। उसके साथ साथ हमने समझा एट्रीब्यूट क्लोजर, कि किसी भी एट्रीब्यूट का यूजिंग माय फंक्शन डिपेंडेंसीज हम एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल सकते हैं। अब हमें यहां पे समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैंडिडेट की एंड सुपर की। इससे पहले भी हमने समझा था पिछली वीडियो में, लेकिन अभी हमें नॉर्मलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से समझना है कि नॉर्मलाइजेशन पर्सपेक्टिव में हमें कैंडिडेट कीज कहां कहां लगती हैं, वो हम कुछ टाइम में देखेंगे। अगर मैं रिवाइज करूं, अगर मैं रिकैप करूं कि सुपर की क्या होती है, सुपर की सिंपली होती है वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिससे आप एक टपल, एक रिकॉर्ड, एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, या एक एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिससे आप फंक्शन डिटरमाइन हर कोई एट्रीब्यूट कर सकते हो। अब कैंडिडेट की क्या होती है? सुपर की तो वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आप किसी भी जगह पे पहुंच सकते हो, किसी भी रिकॉर्ड को निकाल सकते हो, लेकिन सुपर की में अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं, वो तो सुपर की है ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें मिनिमल सुपर की होती है, उसमें कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। सो कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, नो अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। और एक ही रिलेशन में, एक ही टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, तो आप जिनको सिलेक्ट करते हो उसमें से एक को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। अब कैंडिडेट कीज क्यों मैटर करते हैं? कैंडिडेट कीज हेल्प अस यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन ए रिलेशन। ये हमने पढ़ा है, ये हमने देखा भी है। एंड कैंडिडेट कीज को जरूरी निकालना है अगर हमें अपने टेबल को, रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ में कन्वर्ट करना होगा तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में भी। हमने एट्रीब्यूट क्लोजर समझा था, क्विकली रिकैप करते हैं। क्या होता है क्लोजर? ऑल एट्रीब्यूट्स वी कैन रीच फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूजिंग फंक्शन डिपेंडेंसीज। अब याद रखना, अगर किसी भी एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट का क्लोजर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उस रिलेशन के निकलते हैं तो उसी को हम सुपर की बोलेंगे। पुराने एग्जांपल में अगर आपको याद होगा, ए क्लोजर मेरे पास दे रहा था ए बी, बी बी, सी बी, डी बी। तो ए के थ्रू आप हर किसी एट्रीब्यूट पे पहुंच रहे थे, तो ए क्या है मेरे पास? ये सुपर की है। समझ गए बात? ये सुपर की है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल को समझना, इसी एग्जांपल को मैं देखता हूं यहां पे, ये जो मेरे पास है ना, ये एग्जांपल मैं इसको एक सेकंड के लिए रिमूव करता हूं ताकि मैं समझाऊं आपको कि सुपर की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है एट्रीब्यूट क्लोजर के पर्सपेक्टिव से। इसमें अगर मैं स्टार्ट ही करूंगा एसी क्लोजर के थ्रू, तो एसी क्लोजर क्या होगा? सबसे पहले ए और सी तो आएगा ही आएगा रिफ्लेक्सिविटी के हिसाब से। ए मुझे बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी मुझे सी को डिटरमाइन कर रहा है, ए सी मिला के मुझे डी को डिटरमाइन कर रहे हैं, डी मुझे ई को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ए सी जो है ये एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो हर किसी को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है, पूरे के पूरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को आई मीन। तो ये क्या है? ये एक सुपर की है। क्या है? ये एक सुपर की। लेकिन क्या ये कैंडिडेट की है? कैंडिडेट की का डेफिनेशन क्या है? कि सुपर की का मिनिमल फॉर्म जिसमें अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं है। अब यहां पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो ही सेट्स हैं इसके, या तो ए होगा या तो सी होगा। अगर इनमें, अगर मैं इसके सबसेट्स देखूंगा, वो ए है वो सी है। अगर इन दोनों में एक भी मेरे पास सारे एट्रीब्यूट्स पे पहुंच रहा है तो ये एक सुपर की है, कैंडिडेट की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज ए क्लोजर है, तो अगर मैं ए क्लोजर निकालूं, ए मुझे ए देगा, बी सी दे रहा है, ए सी मुझे डी दे रहा है और डी मुझे ई दे रहा है। तो ए सी का एक सबसेट सारे एट्रीब्यूट्स को भी निकाल रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा इस ए सी में सी अननेसेसरी है? तो ये इस टाइम पे अब कैंडिडेट की है। तो इसका मतलब यह है
कि ये जो सुपर की ए सी थी ये कैंडिडेट की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अननेसेसरी एट्रीब्यूट था सी। तो क्या मैं बोलूंगा, अगर मेरे पास एक सुपर की है, मुझे सिंपली उसके सबसेट्स के एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना होगा। अगर उन सबसेट्स में कोई भी मुझे सारे एट्रीब्यूट्स को निकाल रहा है तो इसका मतलब है वो सुपर की है, वो कैंडिडेट की नहीं है। फिर वो जो सबसेट है उसके सबसेट्स निकालूंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक मुझे एक मिनिमल फॉर्म ऑफ सुपर की मिलेगी। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो मेरे पास वही है कि अगर ये क्लोजर मिनिमल है तो वो कैंडिडेट की है। एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक सिंपल व्हाट इज कॉल्ड एक रिलेशन है। मैं कुछ ट्रिक्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा आप सब्र रखना, ठीक है ना। मेरे पास इस केस में अगर मैं बताऊं ए बी सी डी है ना, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर मुझे इसमें क्लोजर निकालना है, आई मीन कैंडिडेट कीज निकालनी है, तो मुझे हर कोई एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना पड़ेगा, हर किसी कंबिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का। ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर, डी क्लोजर, ए बी क्लोजर, ए सी क्लोजर, ए डी क्लोजर, सी डी क्लोजर, बी सी क्लोजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पता नहीं 15 से 16 इस केस में निकालना। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो देख लेना। लेकिन मैं थोड़ी यहां पे 16 एट्रीब्यूट क्लोजर्स निकालूंगा, ध्यान से नहीं। पहले तो वही कोशिश करते हैं। मैं यहां पे ए क्लोजर निकालूंगा। ए मुझे दे रहा है ए मुझे दे रहा है बी मुझे दे रहा है सी। क्या मुझे इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू चाहे कोई भी कंबिनेशन निकालूं डी तक पहुंच रहा हूं? नहीं। तो ये एक सुपर की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डी मिसिंग है। तो मैं निकालूंगा बी क्लोजर। तो बी क्लोजर मेरे पास बी होगा बस, और सी होगा, है ना। बी के थ्रू सी पे पहुंच रहा हूं, बस इतना ही है। तो अगर मैं निकालूंगा सी क्लोजर मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो ये सी ही देगा खाली, बस। डी क्लोजर निकालूंगा, अगेन ये डी ही देगा। तो इन चारों में से इंडिविजुअल कैंडिडेट की नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में 2 एट्रीब्यूट्स या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के ही कैंडिडेट की बनेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब मैं ए बी ढूंढूंगा। ए बी रिफ्लेक्सिविटी के हिसाब से ए बी तो देगा ही देगा। ए मुझे बी दे रहा है, बी मुझे सी दे रहा है, लेकिन डी तक अगेन नहीं पहुंच रहा, तो ए बी क्लोजर भी नहीं है, तो ये भी एक सुपर की नहीं है। फिर मेरे पास आता है ए सी। एक एक करके चेक करूंगा ना। ए मुझे ए देगा, सी मुझे सी देगा, ए मुझे बी देगा, और ए सी अगेन ये भी क्लोजर नहीं है, ये भी मुझे सारे एट्रीब्यूट्स नहीं दे रहा है, राइट। अब यहां पे क्या मैं करूंगा जिससे मैं डी पे पहुंचूंगा? राइट हैंड साइड में डी कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे डी राइट हैंड साइड में चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डी होना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपके हिसाब से अगर इसको कम टाइम में निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि राइट हैंड साइड में जो मिसिंग है ना, वो याद रखना, वो हमेशा जो भी मिसिंग है वो हमेशा पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होगा। ये याद रखना, नो मैटर व्हाट। राइट साइड में जो जो एट्रीब्यूट आपके रिलेशन के हिसाब से मिसिंग है वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो चलिए वही उसी तरीके से यहां पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या मिसिंग है? डी मिसिंग है। तो कैंडिडेट की का डी होगा, तो सबसे पहले मैं डी एट्रीब्यूट ही ढूंढूंगा। डी एट्रीब्यूट, क्योंकि हो सकता है खाली डी ही एक क्लोजर ये कैंडिडेट की हो, तो देखूंगा डी मुझे खाली डी पे दे रहा है, इसका मतलब डी खाली यहां पे एक कैंडिडेट की नहीं। अब यहां पे एक और पॉइंट याद रखना, सिंस जो राइट हैंड साइड से मिसिंग था मैंने उसका क्लोजर निकाला और वो सुपर की नहीं निकली, इसका मतलब इस रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज की पॉसिबिलिटी है, एक से ज्यादा। ये याद रखना। अगर राइट हैंड साइड में मिसिंग जो था ना वही कैंडिडेट की निकलती ना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 99% टाइम्स की वही एक कैंडिडेट की होगी। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट नहीं था वो भी मेरे पास कैंडिडेट की नहीं था, तो इसका मतलब एक से ज्यादा है। और ये भी मुझे पता है ये कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। तो इसमें अब मैं एट्रीब्यूट्स मिलाने की कोशिश करूंगा। तो मैं लगाऊंगा ए और डी। सबसे पहले यूजिंग रिफ्लेक्सिविटी ये ए और डी देगा, ए मुझे बी देगा, बी मुझे सी देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए डी एक ऐसा क्लोजर दे रहा है जिसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकल रहे हैं। तो मेरे पास सबसे पहली कैंडिडेट की 1 जो है वो क्या है? वो ए डी है। और मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि इसमें कब कब आप और कैंडिडेट कीज को ढूंढने की कोशिश करोगे, जब राइट साइड से जो मिसिंग है अगर वही इंडिविजुअल एक कैंडिडेट की नहीं है तो मोर देन 1 है। फिर मैं डी तो मुझे पता है, डी तो होगा ही होगा। मैं क्या करूंगा? मैं बी डी लूंगा। जरा बी डी देखते हैं, बी और डी देगा ही देगा,
बी मुझे सी दे रहा है, ए पे मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, नहीं सी डी के थ्रू ए पे भी पहुंच पा रहा हूं, है ना। देखो ए बी डी मुझे बी और डी देगा, बी के थ्रू सी, सी डी मुझे ए दे रहा है, तो ये भी एक कैंडिडेट की है। कैंडिडेट 2 इज बी डी। इसी तरीके से मैं सी डी निकालूंगा, सी डी मुझे क्या देगा, सी और डी, सी डी मुझे ए दे रहा है और ए मुझे बी, तो इसमें कैंडिडेट की 3 क्या है, ये है। और यूजुअली हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में अगर हमने 2 कैंडिडेट कीज निकाली ना, हम उधर ही स्टॉप करते हैं, हम ज्यादा आगे नहीं चलते हैं। लेकिन हां, ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी आपको पूछा भी जाता है कि आप 3 कैंडिडेट कीज निकालो, 4 कैंडिडेट कीज निकालो, तो जब भी वो होगा तो इसका मतलब उसमें 4 कैंडिडेट कीज होंगी। और इसी तरीके से आप बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो। यहां पे कैंडिडेट कीज क्यों मैंने इसको बोला, क्योंकि इनका सबसेट एडी का सबसेट ए भी है, डी भी है, ए तो नहीं था, डी भी नहीं था, बीडी का सबसेट बी डी वो भी नहीं था, सी डी सी भी नहीं था, डी भी नहीं था, तो ये तीन मेरे पास क्या है, ये 3 मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं। तो इस केस में अब मुझे वही चीज करना है, तो यहां पे मिसिंग डी पता नहीं क्या क्या, इसी हिसाब से मैंने सारी कैंडिडेट कीज निकाली हैं। मेरे हिसाब से जो जहां पे मैंने स्टॉप किया था वो था ए डी और सी डी, मेरे हिसाब से 2 ही कैंडिडेट कीज निकल रही थी। लेकिन अब जब मैंने सॉल्व किया, एट्रीब्यूट क्लोजर निकाला, तो उस केस में मेरे पास क्या निकला, ये भी मेरे पास निकला, ये भी मेरे पास निकला, है ना। ये तीनों के तीनों कैंडिडेट कीज निकले। मैंने आपको ऑलरेडी प्राइम एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बताए हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो पार्ट होते हैं आपके कैंडिडेट कीज का, और नॉन प्राइम जो नहीं होते। सिंस वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है मेरे पास, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, नॉन प्राइम नॉट पार्ट ऑफ एन कैंडिडेट की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 2 मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं, रिलेशन है, रिलेशन ए बी सी डी, अगर ये 4 एट्रीब्यूट्स की रिलेशन है और इस रिलेशन के हिसाब से ये कैंडिडेट कीज है, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स ए है, सी है, डी है, नॉन प्राइम बी है। अब याद रखना हमेशा ये चीज, ये मैंने ऑलरेडी बताया भी था, इफ ए प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी ये नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, अगर आपके पास एक ऐसी रिलेशन है, सॉरी डिपेंडेंसी है, एक्स गिव्स मी वाई, अगर एक प्राइम एट्रीब्यूट जो कि पार्ट होता है कैंडिडेट की का, वो अपीयर करता है राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब है कि उस केस में भी मल्टीपल कैंडिडेट कीज होंगी। अगर आप देखोगे मेरे पास इस एग्जांपल में जो मैंने यहां पे ली, ए सी बी डी, ए बी सी डी, ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, और बी भी मेरे पास राइट हैंड साइड में, सी भी ए बी, तो एक कैंडिडेट की तो राइट हैंड साइड में, इसका मतलब एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज की पॉसिबिलिटी है। तो वही रूल है, इफ ए प्राइम एट्रीब्यूट appears on right hand side of any function dependency, it means often multiple candidate keys are possible. I hope this makes complete sense. अब यहां पे कुछ कैंडिडेट कीज को निकालने की कोशिश करते हैं कुछ रिलेशन के हिसाब से। लेट मी सिंपली से, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी ई, कुछ इस तरीके से एक रिलेशन है, और मुझे कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी गई है। नंबर 1 फंक्शन डिपेंडेंसीज कि मुझे ए बी जो है वो सी दे रहा है, और उसके बाद मेरे पास जो डी है वो मुझे ई दे रहा है। ये एक 2 फंक्शन डिपेंडेंसीज है। अब आपको बोला गया है फाइंड 2 कैंडिडेट कीज और फाइंड कैंडिडेट कीज जितनी भी हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, इसके मल्टीपल तरीके। मैंने आपको बोला आप एक काम करो, इन डिपेंडेंसीज को इन पे बनाओ। तो मैं यहां पे जाऊंगा, एक नया पेन चूज करूंगा, ए और बी मिला के मुझे सी दे रहे हैं, इस तरीके से बना सकता हूं ना, और डी मुझे ई दे रहा है। तो शॉर्टकट ये है कि जिन भी एट्रीब्यूट्स पे एरो नहीं आ रहा है, जिन भी एट्रीब्यूट्स पे एरो नहीं आ रहा है, हमेशा याद रखना वो एट्रीब्यूट्स आपके कैंडिडेट की के पार्ट होंगे ही होंगे। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ए बी गिव्स मी सी, डी गिव्स मी ई, तो अगेन जिन पे एरो नहीं आ रहा है वो क्या है, वो है ए बी डी। तो वही एट्रीब्यूट्स राइट साइड में मिसिंग है ना, तो ये वही बात हुई कि जो भी एट्रीब्यूट्स राइट साइड में नहीं है वो आपके कैंडिडेट का पार्ट, कैंडिडेट की का पार्ट होंगे ही होंगे, नो मैटर व्हाट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसी का क्लोजर देखोगे जो भी राइट साइड में नहीं है। तो ए बी डी का क्लोजर, ए बी डी का क्लोजर ए बी और डी तो देगा ही देगा, है ना, ए बी डी देगा ही देगा। किसके थ्रू, रिफ्लेक्सिविटी रूल के हिसाब से। इस डिपेंडेंसी के हिसाब से ये सी देगा और इस डिपेंडेंसी के हिसाब से ई देगा। तो मेरे पास जो राइट साइड में मिसिंग है वही कैंडिडेट की है। तो इस केस में आप एज्यूम कर सकते हो कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट की रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना,
प्राइम एट्रीब्यूट्स जो इसमें मेरे पास हैं वो है ए कॉमा बी कॉमा डी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? सी कॉमा ई। और अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी एक भी प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड ऑफ डिपेंडेंसी पे नहीं है, तो इस केस में एक ही कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी है। आई होप दिस मेक्स ऑल्सो सेंस, प्रॉपरली सेंस। एक और सवाल यहां पे लेते हैं। लेट मी सिंपली टेक वन अनदर क्वेश्चन। लेट्स सपोज आई हैव अ रिलेशन विद लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज, lot of attributes A, B, C, D, E, F, G, H। और इस केस में मेरे पास जो डिपेंडेंसीज हैं वो है C, H gives me G, A gives me B, C, then we have B gives me C, F, H, then I have dependency E gives me A, and then I have F gives me E, G। और आपको पूछा गया है कि इसमें आप कैंडिडेट कीज को निकालो। इसमें सबसे पहला क्या है कि राइट हैंड साइड में देखो कि क्या मिसिंग है। राइट हैंड साइड में देखूंगा ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी नहीं है, तो राइट हैंड साइड में डी मिसिंग है सबसे पहली चीज। क्या और कोई मिसिंग है? ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, और कोई मिसिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की होगा ही होगा। उसके बाद क्या निकालोगे? इसी का क्लोजर निकालोगे जो मिसिंग है, डी क्लोजर। तो डी का मैं अगर क्लोजर निकालूं, डी ही खाली आ रहा है और कुछ भी नहीं, तो ये अकेले में कैंडिडेट की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मोर देन वन कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अब मैं इसी डी के साथ और को ज्वाइन करूंगा। सबसे पहले ए डी एट्रीब्यूट, ए और डी देगा ही देगा। ए मुझे बी सी दे रहा है, सॉरी ये डी है यहां पे बाय द वे, बी सी दे रहा है, बी मुझे सी एफ एच दे रहा है ना, बी मुझे सी एफ एच दे रहा है। फिर ई है यहां पे, नहीं एफ है, एफ मुझे ई और जी दे रहा है। तो अगर आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारा का सारा दे रहा है। ये क्या है? ये कैंडिडेट की 1। लेकिन क्या एक ही है? नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा भी हो सकती है। तो आप और चेक करोगे बी और डी। तो बी और डी एट्रीब्यूट को निकालोगे, उसका क्लोजर निकालोगे। बी और डी क्लोजर रिफ्लेक्सिविटी के रूल के हिसाब से देगा ही देगा। बी मुझे दे रहा है सी एफ एच, ई मुझे दे रहा है कहीं पे भी नहीं, एफ मुझे ई और जी दे रहा है, और ई मुझे दे रहा है ए। तो बी और डी भी मेरे पास कैंडिडेट की 2 है, राइट। फिर मैं देखूंगा सी डी क्लोजर, राइट। सी डी क्लोजर, सी और डी आएगा ही आएगा। सी कहां पे? सी कहां पे? सी मुझे कुछ नहीं दे रहा है, इफ यू लुक एट दिस, सी नहीं दे रहा है और डी भी नहीं देगा, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। इसी हिसाब से आप जाओगे आगे आगे बढ़ोगे, डीई क्लोजर निकालोगे। तो मेरे पास डीई क्लोजर है। क्या है डीई क्लोजर? एक तो डीई है ही है, ई मुझे ए दे रहा है और ए मुझे बी सी दे रहा है ना, बी सी दे रहा है, बी मुझे सी एफ एच दे रहा है ना, और एफ मुझे ई जी दे रहा है। तो ये भी मेरे पास एक कैंडिडेट कीज है। इसी तरीके से आप और ढूंढोगे, जितनी भी कैंडिडेट कीज आपको पूछी गई है आप वो ढूंढोगे ही ढूंढोगे। लेकिन यहां पे ये पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इस कैंडिडेट की में जितनी भी कैंडिडेट कीज होंगी उनमें डी होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। आई होप दिस ऑल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस। तो हम और आगे सवाल देखेंगे जहां पे हम कैंडिडेट कीज को निकालेंगे और देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने 3 से 4 सवाल देखे जिसमें हमने कुछ कैंडिडेट कीज को निकाल ली। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहां पे आता है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। हम बोलेंगे एक रिलेशन तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है जब वो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। और आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको पूछा जाएगा ना दैट ये एक रिलेशन है इन एट्रीब्यूट्स के साथ, इन फंक्शन डिपेंडेंसीज के साथ, आप ढूंढो कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे कि हर कोई रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद उस रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होगी? मैंने आपको बोला पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि ये जो एक्स है ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, मतलब एक प्राइम एट्रीब्यूट है, और उसका मतलब ये क्या है? ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ए पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की। तो सिंपल एक प्राइम नॉन प्राइम को डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी है तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आइडिया क्या है कि हर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द होल कैंडिडेट की, नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। हमेशा याद रखना डिपेंडेंसीज कुछ भी हो सकती है। मेरा एक प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा, मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा, मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट
प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा, मेरा एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा। पार्शियल डिपेंडेंसी तब होगी जब ये वाला सीन होगा, जब पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की का मतलब क्या है, वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, अगर मेरे पास कैंडिडेट की ये रहा ए बी सी, तो इसका पार्ट क्या है, इसका पार्ट है ए, इसका पार्ट है बी, इसका पार्ट है सी, इसका पार्ट है ए बी, इसका पार्ट है बी सी, इसका पार्ट है ए सी, कुछ इस तरीके से, या जो भी पार्ट्स हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, और राइट हैंड साइड में कोई भी नॉन प्राइम है, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है 2NF में, ठीक है ना। अब यहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी को फिर से समझते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी तब ऑकर होती है जब आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है ऑन ओनली अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब यह है कि जब भी आपको टू नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन को देखना होगा, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू विल फाइंड प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन है। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपकी रिलेशन का कैंडिडेट की। इसका मतलब यह है कि आपको एट्रीब्यूट क्लोजर्स आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एट्रीब्यूट क्लोजर तब निकाल पाओगे जब आपको आर्मस्ट्रांग एक्शंस आती हैं, तब जाके आप देखोगे सारी की सारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म काम करती है। और इसीलिए जितना भी डिस्कशन अभी तक था वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है ऑन पार्ट ऑफ ए कंपोजिट कैंडिडेट की। तो रिलेशन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, और मेरे पास इसमें कैंडिडेट की है स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स आईडी, ये है कैंडिडेट की। अब इसका पार्ट क्या है, स्टूडेंट आईडी है या कोर्स आईडी है। और अगर आप देखोगे ये डिपेंडेंसी तो ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरी की पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंड करता है, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये देखूंगा ना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पे, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब है कि ये एक रिलेशन जो है वो टू नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। आई होप दैट ऑल्सो मेक सेंस। अब हमने देखा था ऑलरेडी क्लोजर्स क्या होते हैं, वो सब कुछ देखा था। इस केस में हम देखेंगे कि क्या ये एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। मेरे पास रिलेशन है ए बी सी। सबसे पहली चीज क्या होगी, हम कैंडिडेट कीज को निकालेंगे। तो एक डिपेंडेंसी है ए गिव्स मी सी, फिर ए गिव्स मी सी। तो अब यहां पे हमें सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, वो एट्रीब्यूट्स देखने जो राइट हैंड साइड में मिसिंग है। क्या है, ए बी है। तो अगर मैं ए बी क्लोजर निकालूंगा तो ए बी क्लोजर का मतलब है रिफ्लेक्सिविटी की रूल के हिसाब से ए बी होगा ही होगा, और ए बी मुझे सी दे रहा है। तो ये जो मेरे पास है ये एक सुपर की है और उसके साथ साथ ही कैंडिडेट की भी है। क्यों कैंडिडेट की है? क्योंकि राइट साइड से जो मिसिंग था ना वही डायरेक्टली मेरा सुपर की निकला, तो आप एज्यूम करना वो कैंडिडेट की है। तो ए बी गिव्स मी ए कॉमा बी कॉमा सी, सुपर की। अब यहां पे ये जो डिपेंडेंसी है ना, अगर आप इस डिपेंडेंसी पे देखोगे, क्या मैं बोलूंगा ये डिपेंडेंसी पार्ट ऑफ, इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, सबसे पहले निकालो प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट है ए बी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, वो है सी। तो अगर आप देखोगे इस डिपेंडेंसी के हिसाब से सी ए पे डिपेंड करता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की। तो इस केस में क्या है, ये एक क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। आई होप दिस मेक सेंस। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है इस डिपेंडेंसी के साथ ये टू नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या करता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इफ यू लुक एट दिस, मेरे पास जो रिलेशन है ना वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मेरा स्टूडेंट आईडी है, मेरा कोर्स आईडी है, मेरा इंस्ट्रक्टर आईडी, और इसमें देखोगे आप जो कैंडिडेट की है ना वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिला के बनता है, और इसमें कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर को दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो डुप्लीकेशन C102 का अगर और कोई हुआ तो डुप्लीकेशन है, एनॉमलीज होंगी। तो डुप्लीकेशन जब हुआ वो एनॉमलीज होंगी। तो इस केस में मेरे पास क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, अगर इनको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो इन फंक्शन डिपेंडेंसीज को ठीक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, जब मैं अपने टेबल को डिकंपोज करूंगा, वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहां पे विजुअली समझो। मैंने कोर्स का अलग टेबल बनाया, स्टूडेंट्स का अलग टेबल बनाया। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, इस केस में मेरे पास अब अगर मैं देखूं, कोर्स आईडी डिपेंड करता है स्टूडेंट आईडी पे, इंस्ट्रक्टर डिपेंड करता है कोर्स आईडी पे। इस दो अलग टेबल हैं, इसका कैंडिडेट की इंडिविजुअल है, इसका कैंडिडेट की इंडिविजुअल आई मीन एटॉमिक है, इंडिविजिबल है। तो ऑटोमेटिकली जब कैंडिडेट की एक ही एट्रीब्यूट है, उसका कोई पार्ट ही नहीं है, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो ये एक रूल भी याद रखना, अगर आपके पास कोई रिलेशन है जिसका एक ही कैंडिडेट की है या कैंडिडेट की एटॉमिक है नेचर में, एक ही कैंडिडेट की का मतलब एटॉमिक है नेचर में, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की बना है, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई पॉइंट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है ना। अब यहां पे एक और चीज है, एक और एग्जांपल है, ये है लेकिन ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी सैलरी। इसका जो कैंडिडेट की है वो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को मिला के, और एक ही फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरे के पूरे कैंडिडेट की पे डिपेंड करता है, तो ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब देखते हैं कुछ सवाल और समझते हैं कि क्या मेरी रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। कभी कभी ये सवाल आता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन को चेक करो। डिकंपोज नहीं बोलते हैं, डिकंपोज भी बोलते हैं, बाद में देखेंगे वो, लेकिन अभी हम सिंपली अपनी एक रिलेशन लिखेंगे, उसकी डिपेंडेंसी के हिसाब से चेक करेंगे कि क्या वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। सेकंड फॉर्म में नहीं है मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो चेक करते हैं। मेरे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन के पास कितने एट्रीब्यूट्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। डिपेंडेंसीज है सिंपली बी सी गिव्स मी डी, देन आई हैव ए सी, ये मुझे दे रहा है बी ई, एंड देन आई हैव बी, ये मुझे दे रहा है ई। इसका मतलब क्या है कि बी सी को मिला के मुझे डी मिल रहा है, ए सी को मिला के मुझे क्या मिल रहा है, बीई मिल रहा है, ए सी को मिला के मुझे बीई मिल रहा है, और बी को मिला के मुझे ई मिल रहा है। अब यहां पे इन एरोज को देख के मुझे बताओ किस पे एरो नहीं जा रहा है। मुझे लगता है ए पे नहीं जा रहा है ना, ए पे नहीं जा रहा है और सी पे नहीं जा रहा है, और वही एट्रीब्यूट्स राइट साइड में मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी तो मिसिंग है, तो इसका मतलब यह है कि ए सी मेरे पास पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की होंगे ही होंगे, ये याद रखना। तो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा ए सी क्लोजर। ये ए सी मुझे देगा ए और सी रिफ्लेक्सिविटी के रूल के हिसाब से देगा ही देगा। ए सी मुझे बीई दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और बी सी मुझे डी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक सुपर की है, और मैंने आपको बताया अगर जो राइट साइड में मिसिंग है वही सुपर की निकल रहा है तो वो कैंडिडेट की भी होगी। आप ये कंफर्म भी कर सकते हो, इसके सबसेट्स देखो, ए क्लोजर देखो, फिर सी क्लोजर देखो, और इंडिविजुअली देखो कि क्या वो यहां पे चीजों को सब एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अब अगर इसके हिसाब से मैं एक टेबल बनाऊं, मेरे पास है प्राइम एट्रीब्यूट्स का, फिर है मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स का, फिर है कैंडिडेट की, फिर है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। यही चार चीजें चाहिए ना मुझे। प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है ए कॉमा सी, नॉन प्राइम क्या है बी कॉमा डी कॉमा ई, कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की है ए, और पार्ट क्या है, पार्ट है ए और उसके बाद सी। अब मेरे पास यहां पे सिंपल एक चीज है कि क्या कोई भी डिपेंडेंसी है जिसमें मेरे पास लेफ्ट साइड में ए या सी है और राइट साइड में एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो हमें देखना है। तो यहां पे अगर मैं इसको देखूंगा, पहली डिपेंडेंसी बी सी गिव्स मी डी, बी सी, यहां पे अगर आप देखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम तो है, लेकिन यहां पे मेरे पास इस केस में इस व्हाट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की नहीं है, ये क्या है बीसी को मिला के। तो इसमें अगर मैं बोलूंगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाउड है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। फिर है मेरे पास ए सी, ए सी गिव्स मी बीई, ये होल कैंडिडेट की है, होल कैंडिडेट की है, कोई भी इशू नहीं है, ये अलाउड है, आपको राइट साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी गिव्स मी ई, लेफ्ट हैंड साइड से पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की नहीं है, तो अगेन नो प्रॉब्लम, तो मेरे पास ये अलाउड है। तो इसका कंक्लूजन ये रहा कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एंड द फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन, रिलेशन इज इन 2NF, सिंपल एज दैट। आई होप दिस मेक्स अगेन सेंस, ठीक है ना। एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वेदर हमारी रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। मेरे पास एक रिलेशन है, रिलेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और आपको एरोज दी गई है। मेरे पास एरोज कुछ इस तरीके से, मेरे पास एक एरो है कुछ इस तरीके से, दूसरा जो मेरे पास एरो है वो कुछ इस तरीके से, लेट मी चेक, हाँ इस तरीके से, ठीक है ना, और तीसरा जो मेरे पास एरो है वो है कुछ इस तरीके से। अब आपको बताना ये जो रिलेशन है, क्या ये एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। इसमें सबसे पहले आप डिपेंडेंसीज को निकालो। क्या है डिपेंडेंसी? ए बी सी डिटरमाइंस डी, फिर है मेरे पास ए डी डिटरमाइंस ई,
फिर है मेरे पास बी डी सी और सी डी डिटरमाइंस ए, यही है ना, सॉरी डी सी डिटरमाइंस, सॉरी ये गलत है, ये एक्चुअली ए डी है, इस तरीके से ए डी डिटरमाइंस ई। मैं इसको इरेज भी करता हूं, लेट मी यूज द शॉर्टेस्ट इरेजर, और इसको मैं यहां पे इस तरीके से इरेज करता हूं। ये जो डिपेंडेंसी है वो है ए और डी मिला के मुझे ई दे रहे हैं, तो दिस इज द थर्ड डिपेंडेंसी आई हैव ओवर हियर, इज इट इज नॉट दिस वन, एंड लेट मी मेक दिस बिग। तो मेरे पास ए डी है, सॉरी ए डी तो ई वो तो ऑलरेडी है, सी डी गिव्स मी ए, अच्छा ये ठीक था। सो लेट मी गो बैक एंड लेट मी हैव इट लाइक दिस, लेट मी हैव इट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज करेक्ट। सी डी गिव्स मी ए, तीन डिपेंडेंसीज है, ए डी गिव्स मी ई वो ऑलरेडी था, सी डी गिव्स मी ए, माय मिस्टेक, राइट। अब हमें देखना है कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। आप क्या चेक करोगे, कैंडिडेट कीज, क्योंकि आपको प्राइम एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स निकालने हैं। तो आप देखो किस पे एरो नहीं है, किस पे एरो नहीं है, मतलब राइट साइड में कौन कौन मिसिंग है। यहां पे राइट साइड में मुझे बी सी दिख रहा है जो मिसिंग है, ए भी है, डी भी है, ई भी है। तो सबसे पहले आप इसका क्लोजर निकालो, बी सी प्लस, बी सी देगा ही देगा, लेकिन क्या ये इसके अलावा और कोई दे रहा है, नहीं, तो ये कैंडिडेट सुपर की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा सुपर कीज हो सकती है, लेकिन बी सी उसमें होगा ही होगा। तो मैं यहां पे निकालूंगा ए बी सी, अब एक एक करके चेक करूंगा। मैं यहां पे जाऊंगा, ए बी सी मुझे डी दे रहे हैं और सी डी मुझे ए दे रहे हैं, ए डी मुझे ई दे रहे हैं। तो ये जो मेरे पास है ये क्या है, ये कैंडिडेट की है, सॉरी सुपर की है ना, ये सुपर की है। मैं क्यों नहीं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये कैंडिडेट की है, मुझे पता है ये कैंडिडेट की है, लेकिन मैं अगर बताएगा कोई, नहीं मुझे बताओ, ऐसे नहीं बताओ कि मतलब इसमें सर बीसी चाहिए वो चाहिए, नहीं। अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी है ना, सिंपली बताओ कि एक सुपर की मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मुझे इनके सबसेट्स चेक करने हैं। उन सबसेट्स में अगर कोई भी सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है तो ये सुपर की है, ये कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन मुझे पता है इसका कोई भी सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिनिमल फॉर्म में था ऑलरेडी, मैंने खाली एक एट्रीब्यूट ऐड किया तो ऑटोमेटिकली ये कैंडिडेट की बन गया। इसी तरीके से बी सी है, उसमें मैं डी ऐड करूंगा, है ना, डी में बी सी डी देगा ही देगा, सी डी मुझे ए दे रहा है, ए डी मुझे ई दे रहा है, तो ये भी एक कैंडिडेट की बन रही है। इसी तरीके से मैं बी सी ई निकालूंगा, है ना, ये भी चेक करूंगा, बी सी मुझे मिलेगा ही मिलेगा और उसके साथ साथ ई मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या मुझे कहीं पे और कुछ मिल रहा है, डी को मैं कहीं से नहीं लाऊंगा क्योंकि ए चाहिए उसके लिए, तो ये एक कैंडिडेट की नहीं। इसका मतलब यही दो कैंडिडेट कीज मुझे मिल रही है। तो इसमें मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट क्या है अगर मुझे चेक करना होगा, ए है, बी है, सी है, डी है ना। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ई है। कैंडिडेट की कौन कौन सी है, ए है, बी है, सी है, बी है, सी है, डी है। पार्ट ऑफ कैंडिडेट कौन कौन है, एक है मेरे पास, अगर मैं कैंडिडेट की इसका पार्ट निकालूं, इस केस में चेक करूं क्या क्या है। देखो पार्ट है इसका, एबीसी का पार्ट है ए बी, एबीसी का पार्ट है ए सी, एबीसी का पार्ट है बी सी, बी सी डी का पार्ट है, बी सी तो ऑलरेडी आ गया, सी डी आ गया और बी डी आएगा। ये इसके पार्ट्स हैं। जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी इनमें से कोई है, ए डी भी आएगा ना, ए डी भी आएगा। जरा लेफ्ट साइड में मेरे पास देखो कि कोई भी ऐसा लेफ्ट साइड में कोई भी क्या है जो इनमें से है, मैं देखूंगा सी डी है, सी डी है, लेकिन क्या राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम है, नहीं, प्राइम एट्रीब्यूट है। मेरे पास ए डी है, ए डी मेरे पास यहां पे है, क्या राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी। और अब आपको बाकी और डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं, एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि ये नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आई होप दिस मेक्स आल्सो सेंस। तो आप थोड़े और क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट करो या लिंक्डइन पे, तो मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं समरी अब करूं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी एंड इट ओनली अप्लाइज व्हेन कैंडिडेट की इज कंपोजिट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी मैंने आपको बोला जब x इज इक्वल टू वाई, x पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है। पार्ट कब होता है, जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वही है
कि पार्शियल डिपेंडेंसी तभी होगी जब कैंडिडेट की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, क्योंकि तभी उसके पार्ट बनेंगे। और याद रखना, अगर एक रिलेशन का एक सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की निकला तो उसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उस केस में उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। सो स्टेप्स: आइडेंटिफाई कैंडिडेट कीज, चेक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी, डीकंपोज द रिलेशन। सिंपल एज दैट। अब थर्ड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मेरे पास एक टेबल है, अगर आप इस टेबल में देखोगे ना, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, एचओडी है, और इस केस में मेरे पास जो कैंडिडेट की है वो है स्टूडेंट की आईडी। अब एक ही सिंगल कैंडिडेट की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट कैंडिडेट की नहीं है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट इवन लुकिंग, चेकिंग फॉर पार्शियल डिपेंडेंसीज, आई कैन कंक्लूड कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब भी है। लेकिन क्या मैं यहां पे बोलूंगा कि मेरे पास अगर रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब उसमें एनोमलीज नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा? नहीं। काफी हद तक हमने वो सॉल्व किया, लेकिन अब हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को ढूंढना है कि मेरे पास रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं हो। वही है मेरे पास इस केस में। अगर आप देखोगे, ये है डुप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास इस टेबल में एचओडी कंप्यूटर साइंस का अपडेट करना होगा, जहां जहां पे कंप्यूटर साइंस होगा वहां वहां पे अपडेट करना होगा। तो यहां पे अपडेट एनॉमली भी है, कैनॉट ऐड अ न्यू डिपार्टमेंट अंटिल एटलीस्ट वन स्टूडेंट एग्जिस्ट। अब तब तक एक नया डिपार्टमेंट ऐड नहीं करोगे जब तक ना एक स्टूडेंट होगा। एंड इफ ऑल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स रिलेटेड आर डिलीटेड, उसका मतलब है कि उसके अराउंड कंप्यूटर साइंस और एचओडी, वो सारा का सारा डेटा मेरे पास लूज हो गया। तो वही मेरे पास है कि रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन तब भी मेरे पास एनॉमलीज जो है वो काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, और उसी चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म सिंपली हम एक रिलेशन को तब बोलेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है जब सबसे पहले उसमें वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, मतलब उस रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। दूसरा, उसी रिलेशन में कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब सिंपल है कि जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी रिलेशन है जहां पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो वो एक ट्रांजिटिव है। या A गिव्स मी B, B गिव्स मी C, तो B गिव्स मी C ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव बन गया, राइट? वो जो चेन बन गई वो ट्रांजिटिव बन गई। तो हमारा एजेंडा रहेगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी रिलेशन में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी नॉन प्राइम हो, राइट हैंड साइड भी नॉन प्राइम हो। तो हमारा एजेंडा क्या है? क्या हम अचीव करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में हमेशा सुपर की हो, वही चाहते हैं ना? लेफ्ट साइड में हमेशा हमारे पास कैंडिडेट की है, वही चाहते हैं ना? तो ये हमारा एजेंडा है कि नॉन प्राइम को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में इस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ना देख पाए। तो मैंने जो यहां पे एक मेसी टेबल था, उसी मेसी टेबल को मैंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज किया। स्टूडेंट्स का अलग टेबल बना, डिपार्टमेंट्स का अलग टेबल बना, ना कोई रिडंडेंसी है ना कोई एनॉमली है, और यही चीज हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे एक सवाल देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। मेरे पास एक रिलेशन है, रिलेशन में मेरे पास A, B है, फिर C, D है, और मेरे पास E है। इस केस में मेरे पास जो डिपेंडेंसी दी गई है वो है A गिव्स मी B, B गिव्स मी E एंड C गिव्स मी D। अगर आप देखोगे A गिव्स मी B, B गिव्स मी E, तो ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो ऑटोमेटिकली हम कंक्लूड करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। लेकिन तब भी चेक करते हैं। जरा मुझे बताओ राइट साइड में क्या मिसिंग है? राइट साइड में AC है, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब ये पहली रिलेशन टू नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो पहले देख रहे हैं ना कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तब जाके हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो AC का ये देखो, AC मुझे AC देगा ही देगा, A मुझे B देगा, C मुझे D देगा, और C मुझे D देगा, और B मुझे E देगा। तो AC क्या है? कैंडिडेट की है। एक ही कैंडिडेट की होगी यहां पे, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो राइट साइड में मिसिंग था वही सब कुछ दे रहा है, तो यही कैंडिडेट की है। अब इस केस में प्राइम एट्रीब्यूट क्या आ गया? प्राइम एट्रीब्यूट है AC। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है B, D, E। मेरे पास कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की है AC। मेरे पास पार्ट ऑफ कैंडिडेट की क्या है? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है A, C। क्या लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी A है और राइट हैंड साइड में इन तीनों में? हां, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम है, तो ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है।
और जैसे ये पार्शियल डिपेंडेंसी है तो मैं यहां पे कंक्लूड करूंगा कि ये नॉट इन 2NF है। तो जब ये 2NF में पहले है ही नहीं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने की कोई बात ही नहीं बनती है। आई होप दिस ऑल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस। एम आई क्लियर? डज इट मेक सेंस? मूविंग ऑन, एक और सवाल देखता हूं। चलो मैं ये आपको होमवर्क देता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो रिलेशन है चेक करोगे प्रॉपर्ली, क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है पहले, उसके बाद क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, वो आप चेक करोगे। मेरे पास एक रिलेशन है जो है 4 एट्रीब्यूट्स की बनी हुई, A, B, C, D, और मेरे पास जो डिपेंडेंसीज हैं, A B gives me C gives me D, एंड ऑन द सेम टाइम D gives me A। इसमें क्या करना है कि क्या ये इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है, और ये तब होगी जब ये पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है? X फंक्शन डिटरमाइंस Y, X फंक्शन डिटरमाइंस Y, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। दिस इज माई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नॉन प्राइम को नहीं देना चाहिए। एक और चीज याद रखना, अगर आपको ये एक चीज याद मुझे पड़ी अभी, अगर आपको देखना है ना कि आपकी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो सबसे पहले आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करोगे, लेकिन उसके बाद आप डिपेंडेंसीज को चेक करोगे। लेट्स सपोज आपकी डिपेंडेंसी इस फॉर्म में है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगी जब अगर x हमेशा सुपर की हुआ, या सुपर की, हमेशा नहीं सुपर की हुआ। अगर x सुपर की है ना तो इसका मतलब है क्या कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सारी डिपेंडेंसीज में। और अगर y मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर मेरे पास y प्राइम एट्रीब्यूट है, तो जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जब आप प्राइम एट्रीब्यूट्स ढूंढोगे, नॉन प्राइम ढूंढोगे, सुपर की ढूंढोगे, कैंडिडेट कीज ढूंढोगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म ढूंढोगे, सब कुछ देखोगे, फिर अपनी डिपेंडेंसीज को चेक करो और देखो हर कोई डिपेंडेंसी में या तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हुआ। अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हुआ तो वो डिपेंडेंसी करेक्ट है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद अगर लेफ्ट साइड प्राइम नहीं है तो राइट साइड चेक करो क्या वो प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो अगेन कोई इश्यू नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी वो डिपेंडेंसी। तो ये है मेरे पास एक और चीज थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अराउंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का ये सेशन, बड़ा मजा आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन के बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, नॉर्मलाइजेशन क्यों चाहिए, क्या होता है, डिपेंडेंसीज क्या होती है, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, उसके साथ साथ हमने आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज पढ़ी थी, फिर हमने समझा था पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, कैंडिडेट कीज कैसे निकालते हैं, सुपर कीज का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे से किए। देखो मैं लिटरली ना चाहता हूं कि आप सबको इस प्लेलिस्ट के बाद कभी भी डीबीएमएस देखना ना पड़े। जो नोट्स आप लोगे, जिस तरीके से इसको फॉलो करोगे, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेटर रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि याद रखना प्रैक्टिस हमेशा चाहिए। मुझे याद है जब मैंने डीबीएमएस का एग्जाम दिया था ना अपने सेमेस्टर में, मुझे 28 के 30 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की ना, उसके बाद मैंने डीबीएमएस को पढ़ा और समझा कि डीबीएमएस कितना अच्छा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है। तो प्लीज एंड प्लीज अपने साइड से बेस्ट दो। कोई भी हेल्प चाहिए होगी, अदफर सर हैं आप सबके लिए, किसी भी हेल्प की जरूरत है, चाहे वो डीबीएमएस के अराउंड है ना है, डीबीएमएस के बगैर, लेकिन टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी, करियर की रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, प्लेसमेंट की रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी हम जो भी कर सकते हैं अपनी साइड से हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, पूरी पीडब्ल्यू स्किल्स की टीम। अपना ख्याल रखना और कमेंट सेक्शन में इस सेशन का फीडबैक दो, और उसके साथ साथ जो भी होमवर्क दिया उनको भी कमेंट्स में डालो, और लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालना कि सर जी ये हमने आज किया, बड़ा मजा आएगा उससे, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।